अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीकॉम 1 का, और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी बच्चों, इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक थे, एक था कैश बुक और एक था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक जो है वो हम ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो इसका सेकंड टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आज हम ये जो है बच्चों इसको डिस्कस करेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास दो किस्म की बुक जो है वो बनती हैं। एक हमारे पास होती है बच्चों कैश बुक, और एक बच्चों हमारे पास होती है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो ये दो किस्म की हमारे पास बच्चों बुक्स होती हैं। तो जो कैश बुक होती है बच्चों, एक मिनट मैं इसकी तरह एडजस्टमेंट कर लूँ थोड़ी सी। जी बच्चों, तो जो कैश बुक होती है ये बनाता है कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है, वो बनाता है कैश बुक बनाता है। जबकि जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट होती है ये बैंक वाले बनाते हैं। जो बैंकर होता है, बैंक वाले जो होते हैं वो बनाते हैं बच्चों पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो बच्चों कैश बुक के अंदर हम अपने कैश का हिसाब किताब रखते हैं, हमने कितना कैश जो है वो हमारे पास से जा रहा है और कितना कैश हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह से बच्चों कैश बुक की तरह बैंक वाले भी अपने कैश का हिसाब किताब रखते हैं। अपने जो कस्टमर होते हैं, डिपॉजिटर होते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं। और उनका हिसाब किताब रखने के लिए बैंक वाले जो बुक बनाते हैं उसको हम कहते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो बच्चों हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों के अंदर जो है ना वो सेम टाइम पे एंट्रीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब कैश बुक में बैंक में पैसे जमा करवाए तो हमने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री पास कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने पैसे बैंक में जमा करवा दिए, तो हमने लिख दिया जी कि हमने बैंक में जो है ना वो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया जमा करवा दिया। तो हम अपनी कैश बुक के अंदर बैंक को क्या करेंगे, 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो बच्चों एट द सेम टाइम बैंक वाले भी क्या करेंगे, वो भी हमें अपने हमारे पास जो है वो लिख लेंगे कि कैश हमारे पास 10,000 रिसीव हो गया। तो देखिए जी, हमने अपने कैश बुक में एंट्री की कि हमने बैंक में 10,000 रुपया जमा करवा दिया। उसी वक्त बैंक वाले अपनी पासबुक के अंदर एंट्री करेंगे कि उनके पास 10,000 रुपया जो है वो रिसीव हो गया। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने 20,000 रुपया और बैंक में जमा करवा दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हमने मजीद जो है वो 10,000 रुपया बैंक में जमा करवा दिया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास हम ऐसे लिख लेते हैं, बैंक में हमने मजीद 10,000 रुपया जमा करवाया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास बैलेंस जो टोटल शो होगा बैंक के अंदर बच्चों, वो कितना शो होगा, 20,000 रुपया। बैलेंस हमारे पास टोटल 20,000 रुपया शो हो जाएगा बैंक के अंदर। तो बच्चों एट द सेम टाइम बैंक वाले भी क्या करेंगे, अपने पास कैश बुक के अंदर 10,000 रुपया वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उनके पास भी टोटल जो बैलेंस शो होगा वो भी कितना बच्चों शो होगा, 20,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं उसी वक्त जो है वो पासबुक में भी सेम एंट्री हो जाती है। क्योंकि हमने पैसे जमा करवाए तो हमने अपनी बैंक में कैश बुक में लिख लिया कि बैंक में इतने पैसे जमा करवा दिए। तो उसी वक्त जब बैंक के पास पैसे जाएंगे तो बैंक वाले भी अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि उनके पास 10,000 रुपया जो है वो रिसीव हो गया। फिर हमने और 10,000 रुपया जमा करवाया तो बैंक ने भी लिख लिया उसको। तो देखिए बच्चों हमारे पास दोनों साइड पे जो बैलेंस है वो सेम सेम आ रहा है। इधर भी हमारे पास कैश बुक में भी 20,000 का बैलेंस शो हो रहा है और पासबुक में भी 20,000 रुपये का बैलेंस शो हो रहा है। इसी तरह से बच्चों फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम बैंक से जो है वो 5,000 रुपया विड्रा करवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं। विड्रा हम करवा लेते हैं बच्चों बैंक से 5,000 रुपया। तो अब बच्चों बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, बैंक के अंदर हमारे पास जो है वो 15,000 रुपये का बैलेंस बाकी बच गया, क्योंकि 5,000 रुपया हमने बैंक से विड्रा करवा लिया। तो बैंक जब हमें 5,000 रुपया दे देगा तो बैंक ने भी क्या किया बच्चों, बैंक ने 5,000 पे कर दिया। तो बैंक वाले भी अपनी एंट्री कर लेंगे, 5,000 वो इधर से भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों बैंक के पास भी कितना बैलेंस शो हो जाएगा, 15,000 रुपये का बैलेंस शो हो गया। तो अब बच्चों अगर हम देखें तो दोनों साइड पे सेम सेम एंट्रीज हो रही हैं और सेम सेम बैलेंसेस आ रही हैं। यहाँ पर भी हमारे पास भी 20,000 का बैलेंस था और बैंक के पास भी 20,000 का बैलेंस शो हो रहा है। जब हमने पैसे निकलवाए तो हमारे पास 15,000 का बैलेंस शो हो रहा है और बैंक के पास भी 15,000 का बैलेंस शो हो रहा है। तो बच्चों ये हमारे जो बैलेंसेस हैं ये हर वक्त टैली होने चाहिए।
लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारे ये जो बैलेंस होते हैं ये आपस में दोनों बुक्स के टैली नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बच्चों किसी को चेक इशू कर दिया, तो हम जब किसी को चेक इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपये का किसी को चेक इशू कर दिया, तो बच्चों जब हम चेक इशू करेंगे तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों कितना बैलेंस शो होगा। अब हमारे पास जो है ना वो 5,000 का बैलेंस शो होगा हमारे पास कैश बुक के अंदर। लेकिन बच्चों हुआ क्या, हमने किसी को तो चेक इशू कर दिया, लेकिन जिसको हमने चेक इशू किया उसने वो चेक जो है वो बैंक से जाके कैश ही नहीं करवाया। क्योंकि जब आप चेक इशू करते हैं तो आपके पास 6 महीने का टाइम होता है, आप 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को कैश करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों जब हमने चेक इशू किया तो हमने तो उसी वक्त एंट्री पास कर दी कैश बुक के अंदर कि हमने चेक इशू कर दिया 10,000 रुपये का, और हमारे पास जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो 5,000 रुपया शो हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको पासबुक के साथ टैली करें तो बच्चों पासबुक के अंदर या बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक तब ही एंट्री करेगा जब उसके पास वो आदमी जाएगा और चेक को कैश करवाएगा। लेकिन जिसको हमने चेक दिया उसने अभी तक जाके बैंक से वो चेक कैश ही नहीं करवाया, जबकि हमने अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया हुआ है। तो बच्चों अब जब हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को आपस में टैली करेंगे तो ये आपस में मैच नहीं हो रहे। हमारे पास कैश बुक में बैलेंस आ रहा है बच्चों 5,000, जबकि बैंक स्टेटमेंट पे जब हम बैलेंस देखेंगे तो वहां पे 15,000 का बैलेंस शो हो रहा है। हम बैंक स्टेटमेंट बैंक से मंगवा सकते हैं। अब तो बच्चों मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, हम मोबाइल ऐप से जो है वो उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब बच्चों हम अपने कैश बुक के बैलेंस को और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को आपस में टैली कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, तो मैच करने पे हमें पता चला कि जो है ना हमने चेक इशू किया हुआ था 10,000 रुपये का, जो कि अभी तक जो है वो कस्टमर ने जाके जो है वो बैंक से कैश नहीं करवाया हुआ। तो बच्चों इसी तरह से बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस होता है ये अक्सर आपस में टैली नहीं कर पाता। टैली होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अक्सर कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये बैलेंसेस आपस में टैली नहीं कर पाते। जिनमें से एक रीज़न मैंने आपको ये बताई है कि हमने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन जिसको चेक दिया उसने जाके अभी तक उसको कैश नहीं करवाई, एक रीज़न हो गई। इसी तरह से बच्चों बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो हर साल आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता है एटीएम की, तो उसके बच्चों आपसे वो सर्विस चार्जेस वगैरह काटता है या टैक्सेस वगैरह आपसे काटता है। तो बैंक जब आपसे चार्जेस वगैरह काटता है तो बैंक आपको बता के नहीं काटता, बल्कि जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो बैंक उधर से ही जो सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं वो आपसे काट लेता है। तो फॉर एग्जांपल बैंक ने जो है ना आपसे 1,000 रुपया एटीएम जो चार्जेस है वो काट लिए एटीएम के, तो हमें अभी तक उसका पता नहीं है। तो बैंक वालों ने तो 1,000 माइनस कर दिया होगा, लेकिन हमने 1,000 की एंट्री अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हमें अभी तक उसका पता नहीं था। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो कैश बुक और पासबुक होती है, बहुत सारी जो एंट्रीज होती हैं वो कुछ बैंक कर चुका होता है, हमने नहीं की होती, और कुछ ऐसी होती हैं जो हम कर चुके हैं और बैंक वाले नहीं की हुई। तो इसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंस होते हैं वो आपस में सम टाइम टैली नहीं कर पाते। तो बच्चों हम क्या करते हैं, उन तमाम रीजंस को जो है वो ढूंढते हैं और उन तमाम रीजन को जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम शो करते हैं। तो बच्चों बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम उन तमाम रीजंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम उन रीजंस का रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे एक रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि चेक इशू तो कर दिया, लेकिन जिसको चेक दिया उसने अभी तक कैश नहीं करवाया। और इसी तरह दूसरी रीज़न मैंने आपको बताई, बैंक ने सर्विस चार्जेस काट लिए लेकिन हमें अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई। तो इसी तरह से बहुत सारी रीजंस है, तो उन रीजंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों आपने वो रीजंस याद करनी है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्टेटमेंट विच शो द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम उन रीजंस का रिकॉर्ड करते हैं जिन रीजंस की वजह से बच्चों हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा होता है। तो वो रीजंस क्या हो सकती हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ बैलेंसेस वगैरह दिए होंगे, ये बैलेंसेस आपने याद करनी है। इनमें से आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक या फिर दो बैलेंसेस कोई से भी वो आपको दे सकता है।
यहाँ पे मैंने कुछ जो है इसमें मजीद कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं। आपके पास जो नोट्स है वहाँ पे शायद ये ना लिखे हों, आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। ये 4 किस्म के आपके पास बच्चों मैक्सिमम बैलेंस हो सकते हैं। नंबर 1 पे बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर वो लिख सकता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बच्चों आपने इसको डेबिट कर देना है, ये कैश इन हैंड का ही नाम है। इसी तरह से बच्चों लिखा हो सकता है बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट। जी बच्चों पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज़ है। बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, और ये बच्चों हमेशा क्रेडिट होगा। इसी तरह से बच्चों नंबर 3 पे है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्रेडिट होगा आपका। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट, ये बच्चों आपका डेबिट होगा। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बच्चे इसको याद करेंगे उन्हीं को इस चैप्टर की समझ आएगी। अदरवाइज जो बच्चे ये रूल्स याद नहीं करेंगे उनको इस चैप्टर की समझ बिल्कुल नहीं आ सकती। और इस चैप्टर में से 95% चांस होता है क्वेश्चन आने का। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उसके लिए ये रूल्स मस्ट है। रूल्स आपने अच्छी तरह से याद करने बच्चों। ये आपके पास नोट्स के अंदर ये सारे रूल्स अवेलेबल हैं। ये आपके पास पेज नंबर 24 है नोट्स के ऊपर, वहाँ पे ये सारे रूल्स बच्चों अवेलेबल हैं। तो देखें ज़रा, इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे बच्चों रूल लिखा हुआ जो ये वही है जो अभी आपको मैंने समझाया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा चेक जो किसी को दिया हो पर उसने बैंक से कैश ना निकलवाया हो। हमने तो किसी को चेक दे दिया लेकिन उसने अभी तक जाके उसे बैंक से कैश नहीं करवाया। इसके बच्चों ये डिफरेंट नाम इसमें लिख सकता है वो क्वेश्चन के अंदर। अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनकैश चेक, अनपेड चेक। तो बच्चों ये सारे ही इसके नाम हैं, इनमें से कोई भी नाम वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है। तो 2 चीज़ें आप तो ये, एक तो आपने ये सारे वर्ड्स याद करने हैं, ये इसके नाम याद करने हैं, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये भी याद रखना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 पे है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा बच्चों, चेक की जो है वो 3 किस्में होती हैं। एक हमारे पास होता है ओपन चेक, ओपन चेक बच्चों ऐसा चेक होता है जिसे कोई भी आदमी जो है वो कैश करवा सकता है। इसके ऊपर जो है सेल्फ लिखा होता है या फिर कैश लिखा होता है, या फिर हम नाम लिख के जो है ना उसको सिंपली आगे बच्चों चेक जो होता है उसके अंदर बच्चों ऐसे उसका फॉर्मेट होता है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। चेक जी बच्चों यहाँ पे लिखा होता है पे, और उसके आगे जो ऐसे लाइन लगी होती है बच्चों यहाँ पे पे, और यहाँ पे बच्चों आगे ऐसे लिखा होता है बियरर और बियरर। जी बच्चों इसी के नीचे आपके पास यहाँ पे जो है वो बॉक्स बना होता है रुपीज़ का, जिसके अंदर जो है आपने अमाउंट लिखनी होती है। और यहाँ पे एक लाइन होती है नीचे जहाँ पे बच्चों आपने जो है वो वर्ड्स के अंदर भी लिखना होता है कि आपने जो है वो कितनी अमाउंट यहाँ पे जो भी आपने लिखी है। जी बच्चों फॉर एग्जांपल आपने ये जो है ना वो सेल्फ चेक मिस्टर अली, आपने अली के नाम पे ये चेक काटा है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अली का नाम, यहाँ पे रुपीज़ आ जाएंगे जितने भी आपने 1 लाख रुपए का चेक आपने काटा है। तो यहाँ पे आपने बच्चों वर्ड्स के अंदर लिख लेना है 1 लाख रुपीज़ ओनली। तो ये बच्चों यहाँ पे आपने साइन कर लेने हैं। तो बच्चों ये एक ओपन चेक है, इसे कोई भी आदमी जो है वो बैंक से जाके कैश करवा सकता है। इसके लिए बैंक आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। यहाँ पे बच्चों इसके आगे जो है वो लिखा होगा बियरर। जी बच्चों ये ओपन चेक है, कोई भी आदमी जाएगा बैंक से, बैंक उससे कोई जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा, बैंक उसको इसकी पेमेंट कर देगा। जी बच्चों एक हमारे पास होता है ऑर्डर चेक। नंबर 2 पे हमारे पास होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है बच्चों? ऑर्डर चेक के अंदर ये जो बियरर लिखा होता है ना यहाँ पे, इसके ऊपर हम जो है वो एक लाइन लगा देते हैं। तो जब आप इसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो यही ओपन चेक जो है ये बन जाएगा ऑर्डर चेक। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसकी पेमेंट आप बैंक सिर्फ अली को ही करेगा। अब जब इसको
कोई भी कैश करवाने जाएगा तो बैंक से उसका आईडी कार्ड पूछेगा। तो अगर उसके पास आईडी कार्ड है और वो अली है, उसको बैंक को कंफर्मेशन हो जाती है तो बैंक उसको पेमेंट करेगा। और अगर बैंक को कहीं भी लगता है कि ये अली नहीं है या उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, वो अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता, तो बैंक इस चेक की पेमेंट उसको नहीं करेगा। तो ऑर्डर चेक में क्या होता है बच्चों, जस्ट यहाँ से बियरर जो है वो काट दिया जाता है। और बच्चों एक हमारे पास होता है तीसरे नंबर पे क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के अंदर बच्चों क्या होता है, क्रॉस चेक के अंदर यही चेक है जो ऑर्डर चेक है, जिसमें आपने बियरर को यहाँ से काटा हुआ, ऊपर इसके ऊपर लाइन लगाई हुई है। तो बच्चों ऑर्डर चेक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो 2 लाइंस लगा देते हैं ऐसे बच्चों। इस कोने के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों ऐसे हम 2 लाइंस जो है ना वो ड्रा कर देते हैं। तो यही जो हमारा ऑर्डर चेक था, ये अब हमारा जो है वो क्रॉस चेक बन जाएगा। तो बच्चों लाइंस हमने इसी साइड पे लगानी है और किसी कोने पे आपने लाइंस नहीं लगानी, और इसी तरह से 2 लाइंस आपने लगानी है। तो जब आप इसके ऊपर 2 लाइन ऐसे लगा देंगे इस साइड के ऊपर ऑर्डर चेक के ऊपर, तो यही हमारा जो ऑर्डर चेक था वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रॉस चेक। अब बच्चों क्रॉस चेक की वजह से क्या होगा, क्रॉस चेक की पेमेंट जो है वो बैंक आपको कभी भी डायरेक्टली पे नहीं करेगा। तो इसकी पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा बच्चों, फॉर एग्जांपल ये चेक है जी एमसीबी का, लेकिन अली जो है उसका अकाउंट है एचबीएल के अंदर। अली का अकाउंट कौन से बैंक में है बच्चों, एचबीएल में। ये चेक था हमारे पास एमसीबी का, लेकिन अली का जो अकाउंट है वो है जी एचबीएल के अंदर। अब हालांकि चेक ये एमसीबी का है, लेकिन बच्चों अली जो है वो एमसीबी के पास इस चेक को कैश करवाने नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि क्रॉस चेक की पेमेंट बैंक जो है वो कभी भी डायरेक्टली आपको पे नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अली को ये चेक लेके जो है वो उस बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक के अंदर उसका जो है वो अकाउंट है। तो अली का अकाउंट बच्चों कौन से बैंक के अंदर है, एचबीएल के अंदर। तो अली इस चेक को लेके जाएगा एचबीएल के पास। अब ये चेक बैंक के पास चला गया, अब एचबीएल क्या करेगा, अब एचबीएल इस चेक को जो है वो सेंड करेगा एमसीबी के पास। एमसीबी को ये चेक सेंड करेगा और एमसीबी से इसकी पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेगा। ये चेक चला जाएगा बच्चों एमसीबी के पास, लेकिन किसकी तरफ से, एचबीएल की तरफ से, जहां पे हमारा अकाउंट था। अब एचबीएल वाले ये चेक एमसीबी को देंगे और एमसीबी से क्या करेंगे, कैश रिसीव कर लेंगे। और कैश जब एचबीएल के पास आ जाएगा तो अली जो है वो फिर एचबीएल में से, अपने ही बैंक में से अपना चेक इशू करके या फिर एटीएम कार्ड के जरिए अपने बैंक से पैसे निकलवा सकता है बच्चों। तो ये प्रोसेस है हमारे पास बच्चों चेक विड्रॉ करवाने का, जो क्रॉस चेक होता है उसको कैश करवाने का बच्चों, ये हमारा प्रोसेस है। लेकिन बच्चों सम टाइम क्या होता है, अच्छा हमने जब चेक एचबीएल में जमा करवा दिया, हमने किसी से चेक लिया और उसे हमने एचबीएल के अंदर बच्चों डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन हमने तो डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन एचबीएल ने वो चेक जो है ना वो अभी तक एमसीबी के पास सेंड ही नहीं किया, एमसीबी से अभी तक उसकी कलेक्शन ही रिसीव नहीं की। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, क्योंकि एचबीएल में जब हमने आज चेक जमा करवाया तो उस दिन बैंक जो है वो उस एमसीबी के पास चेक नहीं भेजेगा, बल्कि नेक्स्ट डे जो है ये चेक एमसीबी में भेजा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम फ्राइडे वाले दिन अगर एचबीएल में चेक जमा करवाते हैं तो फ्राइडे वाले दिन ये चेक नहीं भेजा जाएगा, नेक्स्ट जो है वो सैटरडे को छुट्टी होगी, फिर संडे को भी छुट्टी होगी। तो ये चेक कब जाएगा एमसीबी के पास बच्चों, मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन जो है वो एचबीएल को इसकी कलेक्शन होगी। लेकिन हमने जब ये चेक जो है वो एचबीएल को जमा करवाया तो हमने उसी वक्त इसकी एंट्री जो है वो अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली कि हमारे पास जो है वो कैश रिसीव, हमारे बैंक के अंदर जो है वो चेक जमा हो गया, लेकिन एमसीबी तक ये चेक अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी हमें कलेक्शन नहीं हुई। तो इसको बच्चों हम कहते हैं अनकलेक्टेड चेक। ऐसा चेक जो हमने अपने बैंक में जमा करवा दिया लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक उसकी जो कलेक्शन है वो नेक्स्ट बैंक से रिसीव नहीं की हुई। तो ये डेफिनेशन जरा दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए वो आपको समझ लग जाएगी। ऐसा चेक जो अपने बैंक को दे दिया हो पर बैंक ने अभी तक उसके पैसे वसूल ना किए हों। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने चेक जो है वो बैंक में जमा करवा दिया लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक उसकी कलेक्शन नहीं की हुई। दोबारा से इधर से देख लें, हमने चेक जो है वो अपने बैंक में एचबीएल में जमा करवा दिया लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक एमसीबी से उसकी कलेक्शन जो है वो रिसीव
नहीं की हुई तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा अनकलेक्टेड चेक। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अनकलेक्टेड चेक जो है वो क्या होता है। और इसको बच्चों आपने हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये लिखा हुआ जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अनकलेक्टेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक और अनक्लियर्ड चेक। जी बच्चों नंबर 3 पे है, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ऐसा चेक जो कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखने पर बैंक में जमा ना करवाएं, इसको ओमिटेड चेक भी कहते हैं। जी बच्चों समटाइम क्या होता है, हम बैंक में चेक जमा करवाने जा रहे हैं, हमने कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में जमा करवाना ही भूल गए, हमने जेब में रखा और बाद में हमें याद ही नहीं रहा। कैश बुक में तो एंट्री कर चुके हैं लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया, इसको हम ओमिटेड चेक भी कहते हैं और ये भी हमेशा क्रेडिट ही होगा। इसके बाद बच्चों नंबर 4 पे है, चेक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ऐसा चेक या कैश जो बैंक में जमा करवा दे पर बैंक वाले उसे बैंक स्टेटमेंट में ना लिखें। जी बच्चों समटाइम क्या होता है, हमने कैश या चेक जो है वो बैंक में तो जमा करवा दिया लेकिन बैंक वालों ने उसकी अभी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हुई अपने पास बैंक स्टेटमेंट में। हमारे पास कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है लेकिन पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक वालों ने अभी तक उसकी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। किसी भी वजह से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम लेट पहुंचे बैंक के अंदर, बैंक बंद होने वाला था, हमने पैसे जमा करवा दिए, बैंक वालों ने रसीद काट के तो हमें दे दी लेकिन उन्होंने अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया और बाद में वो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। और ये भी बच्चों हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बच्चों ये 4 पहली एंट्रियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहली 2 एंट्रीज जो है वो तो हर क्वेश्चन में बार बार आएगी, जो नेक्स्ट एंट्रीज है वो सम टाइम आएंगी सम टाइम नहीं आएंगी, लेकिन फर्स्ट 2 एंट्रीज बार बार आएंगी। तो आज के लिए बच्चों आपका यही काम है, आपने ये चारों एंट्रीज, इनके ये नाम, ये डेबिट क्रेडिट ये याद करने हैं और इसके साथ साथ बच्चों ये आपने बैलेंसेस जो है इनके नाम याद करने हैं और इनको डेबिट क्रेडिट करना है, ये आपने याद करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इसकी बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये अच्छी तरह से याद करना है, इसको याद करने के बाद ही आपको इस चैप्टर की समझ आ सकेगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।